नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश पुनिया। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन हिंदी कुछ बेसिक जानकारियाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात अपन रीट की अगर करें तो इसमें 15% ग्रामर के आते हैं और 15% वो शिक्षण विधियों के आते हैं। और आज बच्चों के सामने सबसे ज़्यादा जो खोप होता है वो शिक्षण विधियों का होता है। लेकिन व्याकरण में भी आते हुए 5-4% वो अपन गलत करके आ जाते हैं। शिक्षण विधियों के तो फिर भी सही हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षण विधियों में जैसे संस्कृत की शिक्षण विधियां भी चलती हैं, अंग्रेजी में भी आती हैं, या फिर जैसे साइकोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें भी शिक्षण विधियों की चर्चा होती है, या फिर कोई सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसमें भी शिक्षण विधियाँ आती हैं। लेकिन ग्रामर में समस्या आती है, और इस समस्या का मूल जो कारण होता है वो बच्चों को बेसिक जानकारी नहीं होती है। तो थोड़ा सा अपन बेसिक जानकारी से आगे अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यानी कौन कौन सी इकाइयाँ अपने को पढ़नी पड़ेंगी, क्या व्याकरण में पूछा जाता है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनके संबंध में अपन चर्चा करते हैं। बात करते हैं अपन हिंदी की। हिंदी को सीखने के लिए या हिंदी को पढ़ने के लिए अपने को दो प्रकार की विधाएं पढ़नी पड़ती हैं। एक आता है साहित्य और एक आती है व्याकरण। व्याकरण की जब अपन बात करते हैं तो रीट में इसके 15% आते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए जब अपन ने व्याकरण शब्द ही लिखा है तो इस व्याकरण शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है, व्याकरण शब्द बना कैसे है। अधिकांशतः बच्चे हैं वो रटते हैं और उसके आधार पे बनाते हैं। इसमें से भी काफी 3-4% वो निकल करके आते हैं। यानी इसके जो नियम है वो नियम काफी शब्दों को है वो बनाते हैं। अब इस शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई, कितने इसमें उपसर्ग है, कौन सी इसमें धातु है और कौन सा इसमें प्रत्यय है, उसका प्रयोग किया जाता है। धातु का जैसे ही नाम आता है तो संस्कृत है उससे इस शब्द को जोड़ दिया जाता है, जबकि अपन जानते हैं कि धातुएं जो हैं वो संस्कृत में भी चलती हैं और धातुएं वो हिंदी में भी चलती हैं। हिंदी की धातुएं कैसे होती हैं वो तो जैसे अपने सामने शब्द वाली इकाई आएगी उसमें अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे इस व्याकरण शब्द को अपन बनाते हैं तो दो उपसर्ग इसमें लेते हैं। एक उपसर्ग का नाम होता है वी, दूसरा होता है आ। फिर उसके बाद में इसमें धातु की अगर बात करते हैं तो कृ धातु का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो इसमें अन प्रत्यय होता है। अब कई साथियों के सामने प्रश्न उठ गया होगा कि हमने तो लुट प्रत्यय पढ़ा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लुट जो प्रत्यय है उसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में है वो लुट प्रत्यय कहीं भी नहीं होता है। जब बात लुट की चल रही है तो कई संस्कृत के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और लुट प्रत्यय के बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग में जाते हैं। अब बात ये रही कि लुट प्रत्यय वो हिंदी में क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब नपुंसक लिंग में जाते हैं तो हिंदी में नपुंसक लिंग होता ही नहीं, तो हिंदी में अन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी बहुत संधि आपने पढ़ी होगी, संधि के नियम पढ़े होंगे, या कुछ न कुछ शब्द वगैरह बनाने जानते होंगे। उन नियमों को थोड़ा सा काम में लेते हुए अपन व्याकरण शब्द है उसकी निष्पत्ति करते हैं। अब यहाँ जो वी आया है उसका जो अंतिम स्वर वो ई है, और यहाँ पे आ आया है। और साथियों आपने पढ़ा होगा कि ई है, उस ई के बाद में अगर भिन्न स्वर आता तो यण संधि हो जाती है, और यण संधि होकर के ई के स्थान पे ये हो जाता है। अब जैसे ये हुआ तो इसमें शेष है वो वह रह गया। उसके बाद की स्थिति अगर देखते हैं तो इसमें धातु क्री होती है। अब क्री के बाद में इसमें अन प्रत्यय जोड़ते हैं। अब प्रत्यय जोड़े चाहे उपसर्ग जोड़े, अगर संधि विद्वानों ने की है तो उसके आधार पे यहाँ भी यण संधि को देखा जाएगा। और यण संधि ये कहती है कि री के बाद में भिन्न स्वर आता तो री के स्थान पे अर हो जाता है। जैसे ये अर हुआ तो इसमें कै शेष हुआ, यहाँ अपने सामने शेष आ बचा हुआ है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो वह और आधा ये है। उसके बाद में इसमें अन प्रत्यय का प्रयोग है वो किया गया है। अब आप लोग इस चीज को जानते हो कि जहां भी या जिस शब्द में री होता है, र होता है, मूर्धन्य स होता है, उसमें आने वाला न है वो अण में बदल जाता है। और अण में जैसे ही बदला तो स्थिति अपने सामने ये हो गई। यानी अपने सामने हलंत वह है, हलंत ये है, आ है, हलंत क है, ए है, हलंत र है, ए है और अण है। और इस शब्द को जैसे ही जोड़ते हैं तो अपने सामने शब्द कौन सा बन जाता है, व्याकरण बन जाता है।
अब व्याकरण है क्या, किसको कहते हैं? तो ध्यान रहे, भाषा को चारों ओर से शुद्ध रूप जो प्रदान करती है उसी का नाम क्या होता है? व्याकरण होता है। ये तो बात हुई व्याकरण शब्द की निष्पत्ति की। उसके बाद में जैसे कई छात्रों के सामने समस्याएं ये आती हैं कि मानकीकरण के आधार पे वर्ण कितने होते हैं, या हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। साथियों, मानकीकरण जो है वो अपने द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हमेशा किसी न किसी भाषा का मानकीकरण किया जाता है, और हाल ही में हिंदी का जो मानकीकरण किया गया उसके आधार पे हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो 46 बताई गई। कभी भी प्रश्न अगर आता है कि मानकीकरण के आधार पे हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो अपना उत्तर होना चाहिए 46। और ये जो 46 वर्ण वो आम छात्र जानता है। अब कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं। बिल्कुल आप जानते हो। इसमें 11 तो स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। जैसे इनको जोड़ा जाता है, 11 स्वर यानी 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। जैसे इनको जोड़ा जाता है इनकी संख्या 44 हो जाती है। और 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो हिंदी द्वारा विकसित किए गए, और हिंदी द्वारा जो 2 वर्ण विकसित किए गए उनमें एक तो ङ आता है, सॉरी एक तो अडय आता है, और दूसरा जो वर्ण है वो ढ आता है। और इन 2 वर्णों को और मिलाते हैं तो अपने सामने संख्या वो 46 हो जाती है। अब साथियों देखो, थोड़ी देर पहले मैंने ङ लिखा था। ये जो ङ होता है वो तो क की लाइन का 5वां वर्ण होता है, और ये ड जो होता है वो ट वर्ग का 3रा जो वर्ण होता है उसका ही विकसित रूप बनाया गया है। तो इसका स्थान अगर देखें तो हमेशा ट वर्ग में दिखाई देता है। जाने तो इतना जान सकते हैं कि किसी भी पेड़ के फल जब लगता है तो ऊंचाई पे होता है, जैसे फल अगर पक जाता है तो नीचे गिरता है। मतलब जब फल ऊंचाई पे है तो क की लाइन का है, क्योंकि क की लाइन पहले आती है, और जब फल नीचे गिर गया तो बाद की लाइन का है, यानी ट की लाइन का है। तो अपन कह सकते हैं कि मानकीकरण के आधार पे हिंदी में वर्णों की संख्या 46 होती है। इससे ज्यादा अपने को याद नहीं करना। उसके बाद की स्थिति अगर देखते हैं तो मानकीकरण के आधार पे कुछ शब्द भी हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन शब्दों के संबंध में जैसे अपन चर्चा अगर करें तो खास तौर से मात्रा की आती है, मात्रा की नहीं आती है तो पंचम वर्ण यानी 5वां वर्ण जो हलंत होता है उसके बारे में पूछा जाता है। अब जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हलंत वर्ण होता है और उसकी मात्रा मैंने हर्ष व ई की जो मात्रा है वो बाद में लगनी चाहिए या पहले लगनी चाहिए। तो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए नियम निकाले हैं कि कोई भी हलंत वर्ण होता है जिसमें खड़ी पाई नहीं होती है उसमें हमेशा मात्रा वो पहले आती है, और खड़ी पाई वाले को तो वैसे ही संयुक्त बना दिया जाता है। अब बात ये रही कि खड़ी पाई किस में होती है और किस में नहीं होती है। अगर मान लीजिए अपन लिखते हैं यहाँ पे क, अपन यहाँ पे लिखते हैं ख, अपन यहाँ पे लिखते हैं ग, अपन यहाँ पे लिखते हैं घ, और अपन यहाँ पे लिखते हैं ङ। इनमें देखो सब में खड़ी पाई है, यहाँ भी 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 खड़ी पाई है, लेकिन यहाँ खड़ी पाई नहीं है। मतलब ये सीधी रेखा अपने को अगर नहीं मिलेगी वहां कभी भी खड़ी पाई नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए इनमें खड़ी पाई नहीं है तो कह सकते हैं कि ऐसा जो वर्ण है वो ढ भी है, ऐसा जो वर्ण है वो द भी है, इसमें भी खड़ी पाई नहीं होती है। अगर मान लीजिए अपने ध लिख दिया तो आमतौर पे अपन बता देते हैं कि इसमें खड़ी पाई है। अब खड़ी पाई वाला वर्ण कोई भी होता है उसमें मात्रा हमेशा पहले आती है कि जैसे आपने नाम लिखा पद्मिनी, तो ये मानकीकरण के आधार पे गलत है। हिंदी की दृष्टि से शुद्ध माना जा सकता है लेकिन मानकीकरण के आधार पे ये वर्ण गलत है। अब इस शब्द को अगर बनाना पड़ेगा तो पद्मिनी नाम अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा भी अगर नहीं लिखते हो तो ये पद्मिनी नाम है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है, और भी शब्द हो सकते हैं। मैंने कहा था कि अपन नॉर्मली एक बार बेसिक जानकारी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बात रही मात्रा की। अब उसके बाद में एक अनुस्वार वाला वर्ण आता है। कई जैसे मान लीजिए लिखते हैं व्यंजन नाम, और व्यंजन इस तरीके से लिख देते हैं और ये कहते हैं कि व्यंजन शब्द वो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बात मानकीकरण की आती है तो ये सही नहीं माना जाता है, क्योंकि मानकीकरण के आधार पे इसको ऐसा नहीं माना गया है। मानकीकरण के आधार पे इस वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, अनुस्वार के रूप में।
और ध्यान रहे कि कोई भी अनुस्वार जब किसी व्यंजन के ऊपर लगा होता है, जैसे उसको नीचे उतारा जाता है तो हमेशा आगे वाले का 5वां वर्ण होता है, आगे वाले का 5वां वर्ण होता है। तो इस आधार पे अपन जैसे वर्णों का जो मानकीकरण है या फिर नॉर्मल जानकारी है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसके बाद की स्थिति ये आती है कि भाषा है उसको सिखाना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, और काफी बार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रश्न भी एग्जाम में वो पूछा जाता है कि भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चे के सामने कैसी भाषा रखनी चाहिए, मौखिक रखनी चाहिए, लिखित रखनी चाहिए या सांकेतिक रखनी चाहिए। बिल्कुल साथियों, आप इस चीज को जानते हो कि छोटा सा जो बच्चा है वो बोलना नहीं जानता है, ना वो लिखना जानता है। उसके सामने सबसे पहले जब कोई भी शब्द रखा जाता है, मतलब कोई भी शब्द उसको अगर सुनाया जाता है तो उसकी तरफ संकेत किया जाता है। कई बार छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है उसको कहते हैं कि ये वस्तु लेके आओ, वो वस्तु समझता नहीं, फिर अपन उसको इशारा करते हैं, ये जो इशारा होता है वो संकेत होता है। तो भाषा का प्रारंभिक रूप जो होता है, रीट में प्रश्न आया हुआ है, भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है वो सांकेतिक होता है। सांकेतिक के बाद में वो मौखिक चलती है और मौखिक के बाद में वो क्या होती है, लिखित होती है। और कोई भी जैसे मान लीजिए भाषा को अगर सिखाते हैं तो उसकी आवृत्ति होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कि व्याकरण जो है उस व्याकरण को सीखने के लिए इसके आधार स्तंभ कितने हैं, मतलब इस व्याकरण को कितनी इकाइयों में बांटा जाता है। बिल्कुल आप जानते हो, आपने पढ़ा भी है, बच्चे को सिखाया भी है, खुद ने भी सीखा है। तो इस व्याकरण को सीखने के लिए इसके 3 पद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो माना गया वो वर्ण, वर्ण के बाद में जो माना गया वो शब्द। शब्द को अपन पद भी कह सकते हैं। अब कैसे कहते हैं वो तो शब्द वाला जब टॉपिक आएगा उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे, तब आपके सामने ये आ जाएगा। इसके बाद की स्थिति जो आती है वो वाक्य की स्थिति आती है, वाक्य। अब इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं तो आगे नाम जोड़ देते हैं विचार, इसके आगे भी नाम जोड़ देते हैं विचार, और इसके आगे भी नाम जोड़ देते हैं विचार। तो इस आधार पे व्याकरण को सीखने के लिए सबसे पहले अपने सामने वर्ण विचार होता है। वर्ण विचार के बाद में अगर बात करते हैं तो शब्द विचार आता है, शब्द विचार के बाद में अगर बात करते हैं तो वाक्य विचार आता है। अब वर्ण की जब बात आती है तो आप बिल्कुल जानते हो, बच्चे को बारखड़ी सिखाई जाती है, मतलब स्वर सिखाए जाते हैं, व्यंजन सिखाए जाते हैं। शब्द की अगर बात करते हैं तो उसमें तत्सम भी होता है, तद्भव भी होता है, देशज भी होता है, विदेशज भी होता है, या फिर जैसे मान लीजिए संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है, क्रिया भी होती है, या फिर जैसे मान लीजिए अव्यय भी होते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए रूढ़ भी होता है, यौगिक भी होता है, योग रूढ़ भी होता है, या फिर जैसे मान लीजिए सार्थक भी होता है, निरर्थक भी होता है। सार्थक की अगर बात करें तो वाचक भी होता है, लक्षक भी होता है, व्यंजक भी होता है। और इन तीनों शब्दों में यानी वाचक, लक्षक और व्यंजक में जो बटे हुए शब्द होते हैं, एकार्थी भी होता है, अनेकार्थी भी होता है, समानार्थी भी कह सकते हो, विलोमार्थी भी कह सकते हो, पर्यायार्थी भी कह सकते हो, युग्मार्थी भी कह सकते हो। ये सारी जो चीजें आती हैं वो किस में आती हैं, शब्द में आती हैं। और सीधी सी बात यही है कि किसी भी शब्द में संधि कर दी गई है, किसी भी शब्द में उपसर्ग जोड़ दिया गया है और किसी भी शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया गया है, या किसी भी शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है तो वो शब्द शब्द नहीं रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये चर्चा आती है शब्द विचार में। उसके बाद में बात आती है वाक्य की। वाक्य जो होता है उसे भाषा की पूर्ण इकाई कहा जाता है। अब बात ये रही कि अपूर्ण इकाई कौन सी है, पूर्ण इकाई कौन सी है, ये भी विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात यह है कि किसी भी अर्थ को अगर समझना है तो अपने सामने वाक्य आना जरूरी है, क्योंकि वाक्य जब वक्ता श्रोता के सामने रखता है तो श्रोता उस अर्थ को जान जाता है, और जहां अर्थ की निष्पत्ति हो जाती है, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, वो ही भाषा की पूर्ण इकाई मानी जाती है। अब यहाँ पे जब 3 शब्द अपने सामने रखे हैं कि वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, तो इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बेसिक जानकारी के संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को देखना, अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, कोई भी सुझाव अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब अपन ने ऑनलाइन क्लासें हैं वो छात्रों की मांग पे शुरू कर दी हैं, जिसमें हिंदी की भी आएगी और संस्कृत की भी आएगी।
और साथियों इतना जरूर कहता हूं कि कॉपी और पेन अगर साथ में लेकर के बैठे हो तो आपको साथ साथ में याद होता जाएगा, क्योंकि अपन जो तैयारी कर रहे हैं वो किताबी ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, ट्रिक्स लगाते हुए इसकी तैयारी करेंगे। और मैं मानता हूं कि आपके 95% से ऊपर ही नंबर आएंगे। 25-30 क्लास होंगी जिनमें व्याकरण की चर्चा की जाएगी। एक वीडियो है वो हिंदी का होगा, एक वीडियो वो संस्कृत का होगा। उसके बाद में शिक्षण विधियां कॉमन जो चलेंगी वो भी अपन पढ़ेंगे। अब जो बात कर रहे हैं वो इन 3 पदों की कर रहे हैं, वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अब सबसे छोटी इकाई क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वर्ण जो होता है जब उसको कोई भी विद्वान, कोई भी बच्चा अगर लिख देता है तो वर्णीय अक्षर कहलाता है, लेकिन अगर ये मौखिक रूप में होता है तो इसका नाम ध्वनि होता है। और काफी बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ध्यान रहे, किसी भी भाषा को बनाने के लिए उसका लिपिबद्ध रूप होना जरूरी है, और लिपिबद्ध रूप जब होता है तो ही वो भाषा आगे चलती है, नहीं तो उस भाषा का अंत हो जाता है। और लिपिबद्ध जो रूप किया जाता है वो ध्वनि से नहीं किया जाता है, क्योंकि ध्वनि वो निर्जीव से भी पैदा हो सकती है, सजीव से भी पैदा हो सकती है। लिपिबद्ध रूप जो किया जाता है वो वर्ण या फिर अक्षर से किया जाता है। तो इसलिए काफी बार बचपन में अपने परिभाषा पढ़ी होगी कि मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसके कभी टुकड़े न हो उसे वर्णीय अक्षर कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि वर्ण के कभी टुकड़े नहीं होते, टुकड़े जिसके नहीं होते वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। उसके बाद की अगर बात करते हैं तो शब्द आता है अपने सामने। शब्द जो होता है वो वर्णों के सार्थक समूह से बनता है, मतलब जहां जिस अर्थ की आवश्यकता है वहां उस वर्ण को लिया जाता है। इसलिए समूह है वो कैसा होना चाहिए? वर्णों का समूह सार्थक होना चाहिए। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द का अर्थ मिल जाता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं मिलता है। तो अर्थ की प्राप्ति यहाँ पे नहीं हुई, अर्थ अपने को यहाँ पे मिला, अर्थ यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ जो अर्थ होगा यहाँ सुनने वाले व्यक्ति की यानी श्रोता की जो जिज्ञासा वो शांत नहीं होती। कैसे? अब किसी ने कहा कि कमल, अब एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि मेरे तालाब में ये पुष्प हमेशा खिलते हुए नजर आते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि मेरे भाई का नाम भी क्या है? कमल है। अब जैसे 2 व्यक्ति थे, दोनों ने अलग अलग दिमाग लगाया कि कमल। अब एक ने सोचा कि तालाब में खिलने वाले, एक ने सोचा कि मेरे भाई का नाम। तो इसका मतलब उसको पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने आकर के ये कह दिया कि कमल तालाब में खिलते हैं, तो वहां पे वो अर्थ ये नहीं लगाएगा कि मेरा भाई तालाब में खिलता, वहां वो अर्थ ये लगाएगा कि कमल नाम का जो पुष्प है वो तालाब में खिल रहा है। तो साथियों अपन कह सकते हैं कि ये जो कमल है वो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा, अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। तो इसलिए एग्जाम में प्रश्न निकलता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका तो अर्थ निकला ही नहीं, वर्ण का तो अर्थ निकला ही नहीं। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो गया? शब्द हो गया। अब यहाँ पूर्ण अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ निकलता है तो इसका मतलब अर्थ की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या होगी? वाक्य इकाई। आगे की स्थितियां जैसे अपन देखते हैं, वैसे तो क्या होता है कि जैसे कंपटीशन की तैयारी में अगर कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को वाक्य सिखाने चाहिए। वाक्य जैसे ही उसके समझ में आते हैं उसका कॉन्फिडेंस वो बढ़ता जाता है, वाक्य से वो शब्द की ओर आता है, शब्द से वो वर्ण की ओर आता है। लेकिन आजकल जैसे मान लीजिए ढर्रा अपने सामने दूसरा है, क्योंकि अपन सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, वर्ण के बाद में शब्द सीखते हैं, शब्द के बाद में वाक्य सीखते हैं। और स्थितियां ये होती है कि तीनों चीजें जब सीखते हैं तो सब बराबर हो जाती है। बिल्कुल आपने किया भी। कई छात्रों के सामने जैसे बार बार समस्या रहती है, कोई 1 नंबर से रहता है, कोई 2 नंबर से रहता है, लेकिन अपन एक विधिवत तरीके से तैयारी नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए अपन बात जैसे करेंगे भाई सबसे पहले अगर पढ़ना चाहिए तो वाक्य पढ़ना चाहिए, वाक्य के बाद में शब्द पढ़ना चाहिए, शब्द के बाद में वर्ण पढ़ना चाहिए। तीनों चीजें जिसको आ जाती हैं, न उसके सामने संधि की समस्या रहती है, न उसके सामने समास की समस्या रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जो वर्ण जान गया वो संधि के शब्द बना सकता है, वो उपसर्ग की पहचान कर सकता है, वह व्यक्ति प्रत्यय की भी पहचान कर सकता है। जो व्यक्ति शब्द जान गया, मैंने चर्चा की थी कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज रूढ़ यौगिक योग रूढ़ संज्ञा सर्वनाम विशेषण, या फिर जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक
विस्मय बोधक, निपात, इनकी बातें अगर करते हैं तो वो शब्द मत यानी वो भी ये बनाना जान जाता है, या फिर उनका कर्म निर्धारण, उनका कोष वगैरह वो जान जाता है। और जो व्यक्ति जैसे मान लीजिए वाक्य के संबंध में अगर चर्चा कर लेता है तो वाक्य शुद्धि भी जान जाता है। तो ये सारी जो चीजें टिकी हुई हैं वो इन 3 इकाइयों पे टिकी हुई हैं, और 3 इकाइयां जो होती हैं वो हमेशा व्याकरण को बनाती हैं। आगे वाली वीडियो में दोस्तों अपन सबसे पहले वाक्य की चर्चा करेंगे। वहां तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जल्दी ही आपके सामने वाक्य वाला टॉपिक है वो आ जाएगा। धन्यवाद।